हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका चैप्टर जो था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को हम रिवाइज कर रहे हैं। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और रिवाइज करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। बच्चों, चैप्टर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की महत्ता का बताने को बोला गया है कि महत्व बताना है, कितने तरीके से क्या प्रकाश संश्लेषण का महत्व है ना। तो आंसर में लिखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण इज इम्पॉर्टेंट इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, निम्नलिखित कारण हैं जिनके कारण ये फोटोसिंथेसिस का महत्व जो है वो दर्शा रहा है। पॉइंट नंबर 1, photosynthesis is the only known process on earth by which autotrophic organisms trap solar energy and convert it into food for rest of the organisms. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी नोन प्रोसेस है पूरी पृथ्वी पर, यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर पाते हैं भोजन के रूप में, जो और सारे जीवों के भोजन का भी तरीका है। अगर आप स्वपोषी पौधे जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं वो, है ना। तो ऑल यूजफुल प्लांट प्रोडक्ट्स सच एज फॉडर, टिम्बर, फायरवुड, फाइबर्स, रेजिन, रबर एंड ड्रग्स, यानी कि बहुत से महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि टिम्बर है, फायरवुड है, फाइबर्स है, रेजिन है, रबर है, ड्रग्स हैं, ये सब जो है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, है ना। आपकी जीवाश्म ईंधनों की यदि बात की जाए तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये जो कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये आपके जीवाश्मी ईंधनों के रूप में सामने आता है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एंड गॉट बरीड अंडर द रॉक्स, है ना, ये जीवाश्म ईंधनों की कैटेगरी में आता है। और ये किसके जीवाश्मों से बनते हैं, ये बनते हैं आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी प्रकाश संश्लेषी जीवों के जीवाश्मों से ही ये ईंधन हमें मिलता है। और वो ईंधन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का ये क्या हो गया, महत्व हो गया। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नोन प्रोसेस, एक प्रकाश संश्लेषण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में अभी तक जाना जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, किसमें, वातावरण में, यानी यही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन वातावरण में ऐड होती है। और ऑक्सीजन फिर किसके लिए यूज होती है, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स, और उसके बाद जीवों के द्वारा ऑक्सीजन गैस यूज होती है। तो यदि ऑक्सीजन ऐड ही ना हो वातावरण में तो ये ऑर्गेनिक फ्यूल्स कैसे जलेंगे और कोई भी जीव श्वसन प्रक्रिया कैसे करेगा, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चर्चा की थी। फोटोसिंथेसिस कीप्स द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और O2 ये कांस्टेंट बने रहते हैं, यानी कि जितनी आवश्यकता है वातावरण में उतना ही ये बने रहते हैं वातावरण में, जिससे क्या होता है, जिससे जीवों की श्वसन प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है और पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी
चलती रहती है। यानी कि बैलेंस बनाने का काम जो है वो कौन करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लोकेटेड इन द साइनोबैक्टीरिया? यानी कि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है? तो उसका उत्तर लिखेंगे द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी प्रकाश संश्लेषी लवक जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है? मेम्ब्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में ही वो पिगमेंट होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्या करेंगे, हम एक टेबुलर फॉर्म में एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे फोटोसिंथेसिस और राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी ऐसी प्रक्रिया जहां पर भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और शब्दों को समझेंगे। कीमोसिंथेसिस का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में भोजन का निर्माण केमिकल्स के द्वारा होता है। ठीक है, क्या अंतर है इन दोनों में, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस कहाँ पाई जाती है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑल द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एल्गी, ग्रीन बैक्टीरिया एंड हायर प्लांट्स। सभी प्रकार के शैवालों में, हरे रंग के बैक्टीरियाज में और उच्च श्रेणी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। और कीमोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? कीमोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन सम कलरलेस एरोबिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल कुछ कलरलेस वायवीय बैक्टीरिया के अंदर होती है, यानी कि उनका भोजन कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। पॉइंट नंबर 2, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की, इसमें क्लोरोफिल और सनलाइट यानी कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये प्रक्रिया जो है इसमें हरित लवक और सूर्य का प्रकाश, इन दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, तभी ये प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो पाती है। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या है? दिस प्रोसेस अकर्स विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये प्रोसेस जो है उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में केमिकल्स की जरूरत होती है। कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में यानी रसायन संश्लेषी प्रक्रिया में क्लोरोफिल की, हरित लवक की और सूर्य के प्रकाश के पार्टिसिपेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस में यानी कि प्रकाश संश्लेषण में हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इन फोटोसिंथेसिस light energy is converted into chemical energy stored in the form of carbohydrates। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो ऊर्जा हमें सूर्य से मिल रही है, उसको केमिकल एनर्जी के रूप में सेव करके स्टोर कर दिया जाता है प्लांट्स में। और किस फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में उनको स्टोर किया जाता है। और कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, इसको बच्चों साथ साथ नोट डाउन करेंगे, समझते समझते जल्दी जल्दी साथ साथ नोट डाउन भी करेंगे। इन दिस प्रोसेस द केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। इस प्रक्रिया में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है, इस प्रक्रिया में केमिकल एनर्जी जो है ऑक्सीडेशन के थ्रू जो रिलीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करने में काम आती है। In this process, the chemical energy released during oxidation of inorganic substances is used to synthesize। बच्चों,
कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस द केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि हर पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। आपका फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में क्या अंतर है आप ये जान रहे हैं। स्क्रीन में आपको इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है और मैं आपको हर बात हिंदी में भी समझा रही हूँ। दोनों मीडियम में पढ़ना आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ गए हैं और आगे कॉलेज में जो पढ़ाई है बच्चों वो ज्यादातर, या हम 90% कह सकते हैं, 90% इंग्लिश में ही होती है। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको यदि आप समझते चलेंगे तो आपको आगे की पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम प्रकाश संश्लेषण की यदि बात करें, फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो ये क्या है? दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पिगमेंट सिस्टम्स टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश के रूप में ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि प्लास्टेड्स की जरूरत पड़ती है। और हम कीमोसिंथेसिस की यदि बात करें तो दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर पिगमेंट्स। यानी कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में किसी भी पिगमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि क्या होते हैं ये? कलरलेस होते हैं। जिनमें फोटो कीमोसिंथेसिस होती है वो कैसे होते हैं? कलरलेस एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की यदि फिर से बात करें, 5th नंबर पॉइंट में हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यानी कि आणविक जो ऑक्सीजन है वो इस प्रोसेस में यूज होती है ना। इस प्रोसेस में आणविक ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और इसमें कीमोसिंथेसिस में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो कीमोसिंथेसिस में इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसको बच्चों नोट करेंगे, है ना। इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो बनती है ना। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आणविक ऑक्सीजन और यहाँ पे नहीं बनती है। विकसित होती है और यहाँ पे आणविक ऑक्सीजन नहीं विकसित होती। आणविक ऑक्सीजन नहीं विकसित होती। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। फोटोसिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और इसको हम क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषण। रसायन संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है ना? 5 अंतर बहुत है, मार्जिन देके प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स में लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आप लिख पाएंगे।
photosynthesis occurs in all the chlorophyll containing organisms such as algae, green bacteria and higher plants. कीमोसिंथेसिस में कहाँ पे होती है? कलरलेस एरोबिक बैक्टीरिया में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल और सनलाइट की पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। और रसायन संश्लेषण कीमोसिंथेसिस में दिस प्रोसेस अकर्स विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कीमोसिंथेसिस के नीचे लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में केमिकल एनर्जी जो रिलीज होती है ऑक्सीजन के दौरान, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज होती है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पिगमेंट सिस्टम्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट, यानी प्रकाश ऊर्जा को पिगमेंट सिस्टम में प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पिगमेंट सिस्टम्स की, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की, प्लास्टिड्स की। और इस प्रोसेस में कोई भी पिगमेंट की आवश्यकता कीमोसिंथेसिस में नहीं होती है। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसको रिवाइज करेंगे साथ के साथ। क्लास में बैठे बैठे ही आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, बाद में याद करने के लिए या बाद में पढ़ने के लिए नहीं छोड़ेंगे, साथ के साथ पढ़ते चलेंगे और यहीं पर पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 1 अंक में ये पूछा जा सकता है। हु प्रपोज्ड C4 साइकिल, यानी कि C4 साइकिल किसने प्रपोज की थी, है ना? तो आंसर आपका क्या है? MD Hatch एंड CR Slack प्रपोज्ड C4 साइकिल। और इसको हम हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। हैच एंड स्लैक, स्लैक को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कैपिटल S लिखेंगे। हैच एंड स्लैक साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल भी लिखेंगे, है ना? ये आप 1 नंबर में नोट कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स। डिफाइन ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स, इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे हम। समाधान में इसके क्या लिखेंगे? द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, अकर्स इन ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के ग्रीन सेल्स में कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होता है या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। द नॉन ग्रीन सेल्स आर देयरफॉर, द नॉन ग्रीन सेल्स यानी कि जो सेल्स कलर में हरी नहीं हैं, नॉन ग्रीन सेल्स आर देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेटिक सेल्स फॉर देयर कार्बोहाइड्रेट सप्लाई, यानी कि वो कोशिकाएं जो रंग में हरी नहीं हैं वो अपने कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई के लिए, यानी कि अपने भोजन की सप्लाई के लिए किस पर डिपेंडेंट होती हैं? प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं पर जो रंग में हरी हैं उन पर डिपेंडेंट होती हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रूट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज होता है किसमें? पत्तियों में। कहाँ पे खाना बनता है? पत्तियों में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कहाँ कहाँ पे? जड़ों तक और स्टोरेज ऑर्गन्स तक। द रीजन्स सच एज ग्रीन टिश्यूज which synthesize carbohydrates are called source। वो जगह, वो रीजन जहाँ पे ग्रीन टिश्यूज जो है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करती हैं वो क्या कहलाता है? सोर्स कहलाता है ना? अ सोर्स हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स। जहाँ पे सोर्स, जैसे उसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे किचन में खाना बना है तो किचन में वहां पर खाना ज्यादा होता है और उसके बाद जहां जहां जरूरत होती है जिसको जितनी जितनी उसी तरह से वहां पे
पहुंचाया जाता है ना। तो सोर्स के पास क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन होता है किसका, डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स का। while the regions such as non-green tissues, और उस एरिया में जहां पे हरे रंग की ऊतक नहीं पाए जाते हैं, where carbohydrates are utilized और stored are known as sink, और उस जगह को हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। सोर्स और सिंक। सिंक क्या है, अ सिंक हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंक के पास क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन होता है डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स का। देयरफॉर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए वहां पे डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स का जो मूवमेंट है वो कहां से होता है, मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजिबल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द सिंक, फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक, यानी कि माध्यम से, जहां चीज बन रही है वहां से लेके सिंक तक पहुंचाने का काम। दिस लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स। आई बात समझ में, ये जो लंबी यात्रा, जो मूवमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट की, जो सिंथेसाइज्ड जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं भोजन के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा सोर्स से सिंक तक पहुंचाए जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस का मूवमेंट जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, यही आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स कहलाता है। यही ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ C4 प्लांट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है C4 प्लांट्स के 2 एग्जाम्पल दीजिए, है ना। तो बहुत इजी 2 एग्जाम्पल जो आपने पढ़े हैं वो आप दे देंगे। द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ C4 प्लांट्स आर मेज एंड एमरेंथस। मकई यानी कि मक्के में और एमरेंथस में, उसमें दोनों में C4 प्लांट, वो दोनों C4 प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अंदरूनी जो कारण है वो कौन कौन से हैं जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अफेक्ट होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अफेक्ट करने वाली कौन से आंतरिक कारक हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीके हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। क्या? पॉइंट नंबर 1, एज ऑफ द लीफ, यानी कि पत्तियां जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद है, उन पत्तियों की क्या उम्र है। एज द लीफ डेवलप्स, जब पत्तियां डेवलप करती हैं, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस ग्रेजुअली रीचिंग अ मैक्सिमम एट इट्स फुली एक्सपेंडेड स्टेज। यानी कि आप सभी को पता है कि पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती है ना। यहाँ पे ये फोल्डेड होती है पहले, और बाद में पत्ती ऐसे पूरा बड़ी सी खुल जाती है ना। तो जो फोल्डेड पत्ती होती है तो उसका क्या है, उसका जब वो एक्सपेंडेड स्टेट में पहुंचती है तब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो पूरी तौर पे होती है। लेटर फोटोसिंथेसिस ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द एज ऑफ लीफ, यानी कि जब पत्ती की उम्र घटने बढ़ने लगती है तो शुरुआत में कम होती है फोटोसिंथेसिस, जब वो पूरा खुल जाती है तो ज्यादा होती है, और पुरानी पड़ जाती है तो फिर से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होने लगती है। बात समझ में आ गई सभी को बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो मैक्सिमम कब होती है, जब पत्ती नई होती है और खुल चुकी होती है पूरा। ठीक है। दूसरा, लीफ एनाटॉमी, यानी कि पत्ती की जो एनाटॉमी है वो भी डिसाइड करती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ अ लीफ, यानी कि पत्ती की जो संरचना है वो भी पार्शियली इन्फ्लुएंस करती है। दीज फीचर्स इंक्लूड द नंबर एंड डिग्री ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा, यानी
कितने डिग्री तक स्टोमेटा ओपन हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ वेनेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, इस पर भी डिपेंड करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की दर। क्लोरोफिल कंटेंट यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जो दर है वो हरित लवक कितनी मात्रा में उसके पास है उस पर भी डिपेंड करता है। क्लोरोफिल कंटेंट पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो डिपेंड करती है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, साधारण परिस्थितियों में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स इज नॉट जनरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, द सन प्लांट्स contain less chlorophyll in their leaves than those of shade plants, but still exhibit higher rate of photosynthesis over shade plants, है ना। यानी कि जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो क्लोरोफिल का कंटेंट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर क्या है, प्रोबेबली एंजाइमेटिक इन नेचर, सीम्स टू बी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा लगता है कि जो प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर है वो क्योंकि एंजाइमेटिक होता है नेचर में, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नेम द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्स इन फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि उस सेल ऑर्गेनेल का, उस कोशिकांग का नाम पूछा जा रहा है जहां पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना। तो वो आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स, ये जो हैं ये कुछ कोशिकांग हैं जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। इसको बच्चों नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन नोट करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। डिफाइन क्वांटम यील्ड, डिफाइन क्वांटम यील्ड, और उसका समाधान लिखेंगे। क्वांटम यील्ड, ये आपका टिप्पणी में भी आ सकता है। क्वांटम यील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड पर फोटोन और क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम यील्ड जो है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है पर फोटोन या पर क्वांटम ऑफ लाइट कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, उनकी संख्या क्या है वो रिलीज हो रहे हैं, है ना। वो वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज 1/8 to 1/10। इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 8 to 10 क्वांटा, यानी एक मॉलिक्यूल के इवोल्यूशन के लिए कितने 8 to 10 क्वांटा की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। नेम द CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C4 साइकिल में कौन सा है उसका नाम लिखना है आपको। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 अंक का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का। आंसर लिखेंगे PEP इज द CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। PEP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर है C4 साइकिल में। क्वेश्चन नंबर 19, नेम अ प्लांट दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एट नाइट। उस पौधे का नाम बताइए जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रात में होती है। आप सबको पता है जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे आपको मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। उसमें क्या था कि चूंकि दिन में उनके स्टोमेटा बंद होते हैं, आप सबको पता है पानी का लॉस ज्यादा ना हो जाए इसलिए दिन में उनके स्टोमेटा बंद होते हैं। तो क्या होता है, दिन में वो केवल सनलाइट को ट्रैप करते हैं, पानी का वेस्टेज ना हो इसलिए स्टोमेटा दिन में बंद होते हैं।
तो स्ट्रोमेटा खुलते कब है? रात में, और रात में ही वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेकर के स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो उस प्लांट का नाम पूछा गया है, नेम अ प्लांट दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एट नाइट। उस प्लांट का नाम पूछा गया है जो रात के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिसमें होती है। तो मरुस्थलीय पौधे का हम नाम लिख देंगे नागफनी। मुंशिया इज अ प्लांट दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एट नाइट। नागफनी क्या है? मरुस्थलीय पौधा, मरुस्थलीय पौधा। ये भी आपका कितने 1 मार्क, 1 अंक में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कैम को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका फुल फॉर्म है। कैम का फुल फॉर्म है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें कैसे करेंगे आप? क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म refers to a mechanism of photosynthesis that is different from the already discussed C3 and C4 pathways। जो कैम पाथवे है वो C3 और C4 से डिफरेंट है। ठीक है, दिस occurs only in succulents and other plants that normally grow in dry conditions। जो कैम पाथवे है, क्योंकि अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया? अभी क्वेश्चन पूछा गया मरुस्थलीय पौधे का वो नाम बताइए, है ना। तो कैम पाथवे किस में होता है? ये पाथवे जो है ये किस में होता है? फोटोसिंथेसिस की वो प्रक्रिया जो नॉर्मल प्रक्रिया से डिफरेंट है, यानी C3 और C4 से डिफरेंट है। C3 और C4 से क्या है? डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? कैम पाथवे। दिस अकर्स ओनली सक्यूलेंट्स एंड अदर प्लांट्स, जो बहुत मासल पत्तियां जिनमें होती हैं, जिनमें पत्तियां थॉर्न के रूप में, कांटों के रूप में होती हैं, तना जो है वो पत्ती की तरह दिखाई पड़ता है, उनमें ये कंडीशन दिखाई, जहां पे ड्राई कंडीशंस होती हैं। कैम प्लांट्स कौन कौन से हैं? इसमें क्या होता है? CO2 इज टेकन अप बाय द लीव्स ऑन द ग्रीन स्टेम्स थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ली जाती है हरे तनों के द्वारा, और वो प्रोसेस स्टोमेटा विच रिमेन ओपन एट नाइट, यानी कि वो रात के समय में खुलते हैं और रात के समय में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक कर लेते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड इन दीज प्लांट्स टू कंजर्व मॉइस्चर, यानी कि रात के समय में ही वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा ओपन होता है और उसको ले करके स्टोर कर लेते हैं, और दिन के समय में क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं ताकि मॉइस्चर का वेस्टेज ना हो, यानी कि उसके अंदर मौजूद पानी को क्या किया जा सके? कंजर्व किया जा सके। The CO2 taken up at night is fixed in the same way as it happens in C4 plants to form malic acid which is stored in the vacuole, है ना। और जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है वो फिक्स कर ली जाती है, जैसे C4 प्लांट्स में मैलिक एसिड बनता है, उसी तरह से उसको लेकर के रात में ही स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल के अंदर। फिर क्या होता है? द मैलिक एसिड दस फॉर्म्ड एज नाइट इज यूज्ड ड्यूरिंग द डे एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रोसीड वाया द C3 पाथवे। कैम पाथवे का मतलब है कि रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के मैलिक एसिड फॉर्म हो जाता है और उसको सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दिन के टाइम में यूज किया जाता है, और प्रोसेस कौन सी लगती है? तब C3 पाथवे लगता है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कैम क्या है? कैम इज अ काइंड ऑफ एडॉप्टेशन, यानी एक प्रकार का अनुकूलन है दैट अलाउज सर्टेन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विदाउट मच लॉस ऑफ
वाटर यानी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जो कैम पाथवे से होती है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रिवाइज किए और लास्ट में आपने कैम पाथवे के बारे में जाना, जो कि मरुस्थलीय पौधों के बारे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें किस स्टेप्स में होती है उनके बारे में आपको बताया गया। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग ध्यान से समझदारी से पढ़ते रहें, पॉइंट्स को नोट करते रहें। जो समझ में नहीं आता है उसको आप चैट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले कुछ सेशंस में और हम कुछ नया करेंगे, अच्छा करेंगे और पढ़ाई को अपने जारी रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर।